आपके अपने YouTube चैनल बायो स्पेशल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम मनुष्य के मानव जीवन के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक RH फैक्टर पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप सोए हुए देख रहे हैं तो बिल्कुल उठ जाइए, क्योंकि इस टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप RH फैक्टर के बारे में जान गए तो न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, अंधविश्वास से लोगों को दूर ला सकते हैं और ऐसे अंधविश्वास के कारण बहुत से घर जो उजड़ जाते हैं उनको आप एक नई जिंदगी प्रदान कर सकते हैं, एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। केवल आपकी ये जानकारी एक बहुत बढ़िया पहल होगा, क्योंकि आप जान जाएंगे, इसको लोगों को बताएंगे तो उनके मन में जो शंका होगा, जो अंधविश्वास के प्रति लगाव होगा, ये दूर हो जाएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं RH फैक्टर, जिसे RH एंटीजन, प्रोटीन एंटीजन के नाम से जाना जाता है। ये RH फैक्टर की खोज 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। RH फैक्टर के जीन को RD जीन कहते हैं। RH फैक्टर को जाहिर सी बात है, किसी भी लक्षण को बनाने के लिए कोई एक जीन होता है, तो वह जीन किसी न किसी गुणसूत्र में होगा। तो ये जो RH फैक्टर के जीन हैं उनको RD जीन के नाम से जाना जाता है। ये RD जीन गुणसूत्र नंबर 1 अर्थात मनुष्य का जो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, उस गुणसूत्र के पहले नंबर पर, जो गुणसूत्र में दो प्रकार की भुजा, एक पी भुजा और एक क्यू भुजा। क्यू भुजा जो गुणसूत्र का लंबा भुजा होता है उसे क्यू भुजा बोलते हैं, और गुणसूत्र का जो छोटा भुजा होता है उसे पी भुजा बोलते हैं। तो इसके जो RD जीन हैं ये पी भुजा में पाए जाते हैं। और शुरू में जब रक्त समूह का खोज हुआ था उस समय केवल 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप थे। अब देख सकते हैं यहाँ पर, जिस RBC में A एंटीजन होगा उसको A ब्लड ग्रुप, B एंटीजन होगा उसे B ब्लड ग्रुप, A और B दोनों एंटीजन है उसे AB ब्लड ग्रुप, और इसमें O में, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन, ऐसा ब्लड जिसमें कोई एंटीजन ही ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, O ब्लड ग्रुप बोलते हैं। क्योंकि शुरू में रक्त समूह A का खोज हुआ था, एमाइन ग्रुप की उपस्थिति के कारण उनको A ब्लड ग्रुप नाम दे दिया गया था। और आगे जब रक्त समूह खोजा गया, क्योंकि अल्फाबेट A दे चुके थे नाम पहले रक्त समूह को, फिर आगे को B, फिर दोनों है तो AB, और किसी में कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ही तो A एंटीजन है और ना ही B एंटीजन है, तो उसे O ब्लड ग्रुप बोला गया। तो चलिए आगे देखते हैं। अब फिर ये ब्लड ग्रुप तो खोज लिए गए, A, B, AB और O। फिर भी जब लोगों को A ब्लड ग्रुप वालों को A ब्लड ग्रुप चढ़ाया गया या B ब्लड ग्रुप वाले को B ब्लड ग्रुप चढ़ाया गया, तो भी मनुष्यों की मृत्यु हो जाती थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर को यह लगा कि मेरे रक्त समूह के खोज में कुछ गड़बड़ी है, और विनर ने 1940 में ये RH फैक्टर को खोजा था। इस प्रकार RH फैक्टर जिनमें उपस्थित होता है उसे पॉजिटिव, और RH फैक्टर जिसमें नहीं होता उसे बोलते हैं निगेटिव। इस प्रकार जो ब्लड 4 था वो पॉजिटिव और निगेटिव करके 8 हो गया। RH फैक्टर का पाया जाना यह बताता है कि वह ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और RH फैक्टर का नहीं पाया जाना बताता है कि वह ब्लड ग्रुप निगेटिव है। RH फैक्टर को रिसस नामक बंदर पर खोजा गया था। रिसस बंदर जानते हैं, जो लाल मुंह वाला बंदर होता है उसे रिसस बंदर कहते हैं। तो उनके ब्लड ग्रुप में यह RH फैक्टर को सबसे पहले खोजा गया था, और RH फैक्टर या उसी को RH एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन मतलब ऐसे पदार्थ, ऐसे कोई भी पदार्थ जो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, उसे ही हम एंटीजन कहते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि RH पॉजिटिव, RH निगेटिव या RH निगेटिव, RH पॉजिटिव, अलग अलग केस में जब लोगों की शादी हो जाती है तो क्या क्रिटिकल सिचुएशन निर्मित होते हैं। तो RH पॉजिटिव वाले लड़के का RH निगेटिव वाले लड़की के साथ, चाहे RH पॉजिटिव अर्थात RH पॉजिटिव, RH फैक्टर अर्थात RH पॉजिटिव वाले किसी भी लड़के की शादी RH निगेटिव कोई सभी ग्रुप वाले लड़की के साथ शादी होती है, तब पहले बनने वाले बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो आने वाले बच्चे हैं उनका किसी का 1 महीने में ही डेथ, किसी का 2 महीने में, किसी का 4 महीने में, इस प्रकार से डेथ होने लगता है, क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड बनते हैं वो लगातार मरने लगते हैं, लगातार RBC के जो पार्टिकल हैं वो मरने लगते हैं। तो इस प्रकार क्रिटिकल सिचुएशन निर्मित हो जाता है और बेबी गर्भ में ही डेथ हो जाता है, या गर्भ से बाहर आने के बाद उनका डेथ हो सकता है। तो इस सिचुएशन को हम लोग देखेंगे। आप देख सकते हैं RH
पॉजिटिव वाले लड़के की शादी, RH पॉजिटिव मतलब कोई भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो वो RH पॉजिटिव है, और कोई भी निगेटिव ब्लड ग्रुप हो वो RH निगेटिव है। तो ऐसे RH पॉजिटिव वाले लड़के की शादी RH निगेटिव वाले लड़की से होती है तो पहला बच्चा तो नॉर्मल होता है, पहला बच्चा नॉर्मल होता है। लेकिन जब उनका उस पहले बच्चे का डिलीवरी होता है और नाभि नाल कट किया जाता है तो उस समय बच्चे का जो पॉजिटिव ब्लड है वो माँ के अंदर चला जाता है और वह एंटीजन का काम करता है, और उसके विरुद्ध में माँ का जो शरीर होता है वो एंटीबॉडी बनाने लगता है, और इस प्रकार यह एंटीबॉडी आने वाले बच्चे के लिए घातक साबित होता है, और दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे और उधर जो बच्चे बनने वाले होते हैं उनको क्या कर देता है, घातक परिणाम दे देता है। फिर दूसरा देखते हैं, जब RH निगेटिव, RH पॉजिटिव लड़का और RH पॉजिटिव लड़की की शादी होती है तो आप देख सकते हैं RH पॉजिटिव लड़के की शादी जब RH पॉजिटिव लड़की से होती है तो इनके पहले बच्चे, दूसरे बच्चे सभी जो है नॉर्मल होते हैं। इस प्रकार जब RH निगेटिव लड़के की शादी, RH निगेटिव लड़के की शादी जब RH पॉजिटिव लड़की से होती है तो इस स्थिति में बनने वाले बच्चे भी नॉर्मल होते हैं। साथ ही साथ RH निगेटिव लड़का हो और RH निगेटिव लड़की हो, इनकी शादी होती तो भी बच्चे नॉर्मल होते हैं। तो केवल क्रिटिकल सिचुएशन निर्मित होता है RH पॉजिटिव लड़के और RH निगेटिव लड़की का। तो मैं ये भी बता दूं, RH पॉजिटिव बोल रहे हैं मतलब कोई भी ब्लड ग्रुप हो जिनमें RH फैक्टर हो वो RH पॉजिटिव कहलाएगा, और अर्थात जितने भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हैं वो RH पॉजिटिव हैं, और जितने भी RH निगेटिव ब्लड ग्रुप हैं तो जितने भी ब्लड ग्रुप निगेटिव में है वो RH निगेटिव होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इनका उपचार कैसे होता है। अगर यहाँ पर जानना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि यही बातें आपको लोगों को बताना है। आप उनको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते लेकिन ये जानकारी दे देंगे तो उनके माइंड में रहेगा, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। किस प्रकार की कोई परेशानी होती है जिसके कारण आने वाले बच्चों को कोई परेशानी ना हो। और ये भी आप जान लीजिए, एक मेरे मित्र हैं जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और उनके यहाँ मैडम का ब्लड ग्रुप निगेटिव है। उनके यहाँ जब फर्स्ट बेबी हुए तो उनको जानकारी था एंटी डी का इंजेक्शन लगवाए तो गए थे, तो ये इंजेक्शन माँ को लगता है, ये इंजेक्शन माँ को लगता है, एंटी डी का इंजेक्शन माँ को लगता है, लेकिन वो बेबी को लगा रहे थे। तो ये भी जान लीजिए कि एंटी डी का इंजेक्शन माँ को लगता है ना कि बेबी को। चलिए अब उपचार को हम लोग देखते हैं। अगर उपचार, जब RH पॉजिटिव लड़के तो कोई भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो उनकी शादी कोई भी निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लड़की से होती है तो पहला बच्चा तो नॉर्मल होता है, उनके डेवलपमेंट में कोई अंतर नहीं आता। लेकिन जब उनका डिलीवरी होता है उसी समय बेबी का जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो माँ के अंदर चला जाता है और उसको मारने के लिए माँ का शरीर एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो जैसे ही डिलीवरी होता है उसके 48 घंटे के अंदर, जन्म से लेकर के 48 घंटे के अंदर उनको एंटी डी का इंजेक्शन लगवाना रहता है। पहला है एंटी डी जो कि रोगम के नाम से भी मिलता है। अगर ऐसे पर्सन हैं जिनकी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है लड़के का, निगेटिव ब्लड ग्रुप है लड़की का, तो उनके फर्स्ट बच्चे जब होंगे उनको बेबी के जन्म से 48 घंटे के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर उनको एंटी डी का इंजेक्शन लगवाना रहता है। और ये एंटी डी का इंजेक्शन माँ को लगता है, ये भी आप जान लीजिए, न कि बेबी को लगता है। इस एंटी डी को रोगम के नाम से भी जाना जाता है, मार्केट में रोगम के नाम से मिलता है। और रोक लो, इसका मतलब है बहुत बढ़िया, रोक लो, अभी भी मौका है, आगे अगले बेबी के डेथ होने से उनको बचा लो, इसीलिए बोलते हैं रोक लो, अभी भी मौका है। जब कोई दंपति उनको जानकारी होगा तब ये इंजेक्शन लगवाएगा, लेकिन बेबी नॉर्मल हो गया, दंपति को कोई जानकारी नहीं था कि इस केस में एंटी डी का इंजेक्शन या रोगम का इंजेक्शन या रोकलोन का इंजेक्शन लगता है, तो जानकारी नहीं था। तो 5-7 दिन चला गया, 5-7 दिन चला गया, तब पता चला कि पॉजिटिव और निगेटिव, लड़के का पॉजिटिव हो लड़की का निगेटिव हो, इस केस में एंटी डी का इंजेक्शन लगना रहता है। तब ये दवा तो काम नहीं करता, ये दवा सिर्फ 2 दिन के अंदर काम करता है। तो 5-7 दिन के अंदर
अगर पता चला 5 से 7 दिन में पता चला तो उनके लिए दूसरा इंजेक्शन लगाते हैं एंटीबॉडी अगेंस्ट RH। अब जिस दंपति को पता नहीं और वो 5-7 दिन हो गया था, लेकिन किसी जानकार से उनको पता चला कि पॉजिटिव लड़का है, निगेटिव लड़की, इस केस में इंजेक्शन लगता है। तो क्योंकि लेट हो चुका है, ये काम करता था 1 से 2 दिन, ये काम करता है 5 से 7 दिन। 5 से 7 दिन के अंदर अगर पता चला तो एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीबॉडी, अर्थात माँ के शरीर में जो एंटीबॉडी बन गया था उनके विरुद्ध में एंटीबॉडी लगाया जाता है और ये 5 से 7 दिन में काम करता है। लेकिन कोई दंपति था जिनको कोई पेरेंट्स थे जिनको पता ही नहीं चला, 5 से 7 दिन और ये लगभग 10 से 15 दिन हो गया, तो 10 से 15 दिन हो जाता है तो ये भी दवा काम नहीं करता। इसके लिए तीसरी विधि अपनाई जाती है। जब किसी को तब पता चलता है जब 10 से 15 दिन हो गया था, तब 2 विधि काम नहीं करेगा, एंटी-डी रोगम रोक्लोन वाला, क्योंकि ये 1 से 2 दिन तक रहता है। एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीबॉडी, अर्थात माँ के शरीर में जो सेकेंड बेबी के लिए एंटीबॉडी बन चुका था उनके विरुद्ध हम एंटीबॉडी लगाते हैं। ये 5 से 7 दिन में काम करता है। लेकिन 10 से जब 15 दिन हो गया था तब किसी दंपति को पता चला, दंपति मतलब पति पत्नी का जोड़ा, ऐसे पति पत्नी जिनको 10 से 15 दिन बाद पता चला किसी के द्वारा, उस केस में बहुत ज्यादा एंटीबॉडी मां के अंदर बन चुका रहता है। उनको एक मशीन जिसे प्लाज्मा फेरेसिस मशीन कहते हैं, देख सकते हैं ये प्लाज्मा फेरेसिस मशीन है, इनके द्वारा ब्लड को छाना जाता है जिससे ब्लड के कण अलग और प्लाज्मा अलग हो जाते हैं। RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सब ब्लड के कण कहलाते हैं, ये अलग हो जाते हैं और प्लाज्मा अलग हो जाती है। प्लाज्मा में द्रव रहती है, साथ ही साथ एंटीबॉडी रहता है। अब वहां से प्लाज्मा को फिर छानते हैं और प्लाज्मा से एंटीबॉडी को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं और फिर जो द्रव बचता है उसे सीरम बोलते हैं, उस सीरम को पुनः RBC, WBC के साथ मिला दिया जाता है। इस प्रकार जितने भी माँ के शरीर में एंटीबॉडी बने रहते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, तब ये काम आता है। ये है 10 से 15। लेकिन कोई ऐसे दंपति है जिनको पता ही नहीं चला, पहला बेबी हुआ, खुशी खुशी चले गए, अब अगला बेबी 2 साल 3 साल बाद अगला बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, अगले बच्चे लेने की तैयारी कर रहे हैं। उस केस में डॉक्टर के पास गए, तब पता चला कि माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव वाला है और जो पापा बनने वाला है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला है। उस केस में डॉक्टर बोलता है कि इनको इंट्रा यूटेराइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। मतलब जो बच्चे के, अब देखिए यहीं पर इंपॉर्टेंट बातें समझने हैं। अब चौथा विधि अपनाना है, बेबी प्लानिंग करना है, तो उनके लिए अब माँ का तो एंटीबॉडी, माँ का जो एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन G1 इम्यूनो माँ के अंदर जो एंटीबॉडी बना रहता है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन G1, इम्यूनोग्लोबुलिन G2, इम्यूनोग्लोबुलिन G3 और इम्यूनोग्लोबुलिन G4। तो इनमें से इम्यूनोग्लोबुलिन 2 नहीं जाता, प्लेसेंटा से बेबी के अंदर नहीं जाता, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन G1, G3 और G4 ये माँ से बेबी के अंदर जाते हैं और उसके अंदर जा करके उनके ब्लड को क्या कर जाते हैं, नष्ट करते जाते हैं। इस प्रकार सेकंड जो बेबी बनने वाला होता है या सेकंड जो बेबी है उनके शरीर में रक्त की कमी होती ही रहती है। तो इसके लिए चौथा अपनाते हैं इंट्रा यूटेराइन यह चौथी विधि तब अपनाई जाती है जब पहले केस में उन्होंने प्रथम जो 3 विधि को फॉलो नहीं किया था। इस केस में माँ का जो एंटीबॉडी होता है G1, G3 और G4 ये प्लेसेंटा से बेबी के अंदर जाते हैं और उनके शरीर में, बेबी के शरीर में बनने वाले RBC इमेच्योर, जो परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व जो RBC हैं उनको बेबी के अंदर ही नष्ट करते जाते हैं। तो उनके लिए इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब गर्भाशय में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, गर्भाशय के अंदर ही बेबी को ब्लड की आपूर्ति की जाती है और ये ब्लड की आपूर्ति जो होता है वो निगेटिव वालों को यहाँ पर ब्लड दिया जाता है। वो निगेटिव का ब्लड बेबी को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है और उनके हानिकारक जो ब्लड शरीर में है उनको निकाला जाता है और अच्छा ब्लड डाला जाता है। देख सकते हैं ये
इंट्रा यूटेराइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली मशीन है, जहां पर एक लंबा सा निड्यूल रहता है। इनको गर्भाशय से अंदर डाला जाता है। एक तरफ सोनोग्राफी मशीन होती है, जिसके द्वारा बच्चे की स्थिति को देखा जाता है और साथ ही साथ कुछ समय के लिए उस बेबी को निश्चेतक भी दिया जाता है, ताकि इधर उधर हिले जुले ना। और बेबी को प्रॉपर इस विधि के द्वारा ब्लड को दिया जाता है, और ये तब तक किया जाता है जब तक बेबी का जन्म नहीं हो जाता। अब कितना मात्रा में ब्लड देना है कि नहीं देना है, ये उसके अंदर मरने वाले ब्लड के कण की संख्या के आधार पर किया जाता है। क्योंकि ब्लड का डेथ होने का रेट ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी हर 15 दिन में दिया जाएगा, अगर थोड़ा कम होगा तो महीने दिन में दिया जाएगा, और कम होगा तो 2 महीने में दिया जाएगा। बाकी क्रमबद्ध तरीके से इसको अपनाना पड़ता है। अब चलिए, कौन सा टेस्ट है जिसके द्वारा ये जानते हैं, जिसके द्वारा ये जाना जाता है कि कितने मात्रा में एंटीबॉडी मां के अंदर बना है और बेबी के अंदर उनके ब्लड को मारने का रेट कैसा है, ब्लड के कण कितने ज्यादा मर रहे हैं, कितने ज्यादा बच रहे हैं। तो इस रेट को जानने के लिए एक टेस्ट है कि बेबी के अंदर मां की एंटीबॉडी कितने मात्रा में है और उनके ब्लड के कणों को कितने रेट से वो नष्ट कर रहा है। इसको जानने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं कॉम टेस्ट। कॉम टेस्ट, ये कॉम टेस्ट किया जाता है। कॉम टेस्ट में सिंपल जो बेबी होता है मां के गर्भ में, उनका सैंपल लिया जाता है और रिजेंट होता है। रिजेंट में होता है एंटी ह्यूमन ये जो रिजेंट होता है वास्तव में वो एंटी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी, जो मां के शरीर में एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन जी बनता है और ट्रांसफर होके प्लेसेंटा के द्वारा बेबी के अंदर जाता है और उनके अंदर जो ब्लड को मारता है, तो उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार किया जाता है और इन दोनों को, सैंपल को और इसको मिलाया जाता है। तो जितना ज्यादा क्लैंप आएगा ऐसा थक्का बनने जैसा संरचना दिखेगा, जिससे ये पता चल जाएगा इस प्रकार से ऐसे जितने ज्यादा क्लैंप आ जाएगा वो ये बताएगा कि उतना ही ज्यादा ब्लड को मारने की क्षमता बच्चे के अंदर है। अर्थात मां का एंटीबॉडी जितना ज्यादा मात्रा में जा रहे हैं वो इसी टेस्ट के द्वारा पता चलता है और इसी के अनुपात में फिर उस बेबी को ब्लड की आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार आप लोग को देख सकते हैं, ये जो RH फैक्टर है, इनके बारे में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन उपयोगी बात बताया। इसको आप जहां भी हैं अपने आसपास के लोगों को जरूर बताइए और जागरूकता फैलाइए। साथ ही साथ कई घरों में इसी कारण से कलह उत्पन्न हो जाता है, कई घरों में अंधविश्वास के कारण बैगा के झांसे में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप ये जानकारी बढ़िया साझा कीजिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो हमारे बायो स्पेशल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बिल्कुल बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।